हो गया? आवाज आ रही है? टेस्ट कर लो एक। तो पेपर देख रहे हो कि नहीं यूपीएससी के? क्या महसूस हो रहा है? समझ में आ रहा है पेपर? और आपको जो होमवर्क दिया वो भी समझ में आ रहा होगा। तो अभी ये तो यहाँ की जो निशुल्क क्लास की जो अगर आप यहीं से ही अगर आप उसको मैच करेंगे तो कितना हो जाएगा, और अगर हमारे रोज की 4-5 घंटे की क्लास जो होती है अगर उसको जोड़ लिया जाए तो फिर तो वो थोड़ा सा भी बच के नहीं निकलता। और 50% में क्या हो जाता है? इंडिया टॉप कर जाता है। 50% में इंडिया टॉप कर जाता है। इसका मतलब उसको टफ कितना माना जाता है एग्जाम को। और यहाँ 100% क्वेश्चंस बैठते हैं। ये 97 से हो रहा है। 25वां साल है ऐसा होते होते। पर ठीक है, अब वो लोगों को अभी मार्केट की लैंग्वेज ही समझ में आती है। वो टाई वाई लगा के थोड़ा फेंक फाक करो, बेवकूफ बनाओ थोड़ा अच्छे से, है ना। तो वो लोगों को लगता है कि वो बड़ा आदमी है, उसको ज्यादा आता है और उसको ज्यादा समझ में आती है। अभी लोगों को जो है असली चीज और नकली चीज की पहचान ही नहीं है, उनको समझ में नहीं आते। जबकि हम 25 सालों से बता रहे, 25 साल पुराना हमारा कोई स्टूडेंट मिल जाए तो बोलते एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता था। क्योंकि हम जस्ट बता रहे हैं आपको, लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट। इसलिए आपको कहा था कि एथिक्स फ्रॉम पॉलिटी, एथिक्स फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, इसलिए मैंने जानबूझ के टॉपिक के नाम वो रखे। अब आप उठा के देख लो, उसमें मैंने कहा था इसको करना होता है, इसके सिवा। और ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना परीक्षा में, असली में नौकरी में भी आपको यही करना है। ये क्वेश्चन ही एक तरह से वहां पूरे करने हैं। यहाँ आपको लिखना है और वहां जी के बताना है, और कुछ नहीं करना है। नौकरी भी आपकी यही है। ये जो क्वेश्चंस है यही आपकी नौकरी है। गलतफहमी हो जाती है लोगों को कि हमको वहां जाकर के अफसरशाही करनी है, अफसरी करनी है, हम ऑफिसर बनेंगे, आईएएस ऑफिसर होंगे। ये गलतफहमी है। सिविल सर्वेंट होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो और कुछ भी नहीं है, वो आपको पब्लिक सर्वेंट बनाने का वो थ्योरी है। वो वहां पर नौकरी में प्रैक्टिकल है। वो थ्योरी है, वो प्रैक्टिकल। अब इन सब्जेक्ट्स में से तो कई लोग समझते हैं कि सब्जेक्ट्स की पढ़ाई है। सब्जेक्ट्स की पढ़ाई नहीं है। सब्जेक्ट के अंदर से मोरालिटी निकालनी है। सब्जेक्ट से अंदर से अपने काम की चीजें निकालनी है कि हम जब सिविल सर्वेंट बनेंगे तो ये सब्जेक्ट हमको कैसे मदद कर सकता है। गूगल में तो बहुत कुछ चीज है, लेकिन आप कौन सी चीज टाइप करते हो जो आपको जरूरत है, और वो चीज निकल के आ जाती है। पूरा गूगल आपके काम का थोड़ी है। पूरा मैप आपके काम का नहीं होता। गूगल से आप लोकेशन सर्च करते हो तो कौन सी लोकेशन, जहां आपको पहुंचना होता है वो सर्च करते हो ना, उसमें तो सब कुछ है। लोकेशन सर्च कौन सी वाली करते हो? आपके टारगेट क्या है, आप कहां पहुंचना चाहते हो, वही जानना चाहते हो ना। वैसे आपको हर सब्जेक्ट में से अपनी चीजें निकालते हैं, अपने काम की चीजें, सिविल सर्विसेज काम की चीजें। तो जो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है ना, कई लोग बोलते हैं सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा वो बहुत अच्छे से बताएगा। नहीं, वो आपको सब्जेक्ट के एक्सपर्ट में एक कुंठा होती है। एक तो वो जीवन में आईएएस बनना चाहता था, वो बन नहीं पाया। वो या तो प्रोफेसर बन गया, लेक्चरर बन गया, वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बन बैठा। एक तो ये कुंठा है उसके अंदर, एक फ्रस्ट्रेशन है। दूसरी चीज, उसको ये मालूम है कि ये लोग आईएएस बनने के लिए आए हैं, इसका मतलब ये कोई सामान्य बच्चे नहीं है, ये तेज है। और अगर मैं सब्जेक्ट को बहुत कठिन बनाऊंगा और बहुत बड़े बड़े भारी भरकम शब्द बताऊंगा, भारी टर्मिनोलॉजी में बात करूंगा, तो ये बच्चे मान जाएंगे कि मैं बहुत तेज आदमी हूं और मुझे बहुत नॉलेज है। तो दरअसल वो अपनी इमेज बनाने के चक्कर में बहुत कठिन तरीके से पढ़ाता है और भारी टर्मिनोलॉजी, भारी भरकम शब्दों में पढ़ाता है, और वो आपके काम की चीज नहीं है। आज का ज्योग्राफी का पेपर देखा आपने, सेकंड पार्ट, हर चीज को जनरलाइज किया हुआ है। ज्योग्राफी नहीं है वो, देखो उसको जनरलाइज फॉर्म।
हिस्ट्री में मैं इतनी सारी हिस्ट्री में से आपको जो हिस्ट्री पढ़ाई वो आई कि नहीं उसमें दिख रही है ना, उसमें से मोराल्स वाले में से, उससे पहले भी मॉडर्न हिस्ट्री में मैं जो बात करता हूँ, कई बार आप हमारे कई सारे लेक्चर देखोगे तो 5-5 बार रिपीट किया हुआ है, 6-6 बार रिपीट किया हुआ। मेरे यहाँ क्लास में जो मेरी रेगुलर क्लास है, रोज जो मैं 4-4.5 घंटे पढ़ाता हूँ, उसमें कभी कभी 5 घंटे भी हो जाते हैं। उस क्लास में इन क्वेश्चंस को मैंने पिछले 1.5 महीने में 2 महीने में 4 बार पढ़ाया। मैं बार बार ये सब पढ़ाने जाता था और बोर्ड पे यही वाले क्वेश्चन 3-4 जो क्वेश्चन हैं आज जो आए, उन्हीं क्वेश्चन से शुरू करता था। फिर करंट अफेयर्स आ जाता था 4-5 दिन के लिए, फिर पॉलिटी में चले जाते थे, फिर और कहीं चले जाते थे, एथिक्स आ गए, फिर वापस शुरू किया, फिर वहीं पहुंच गए, वही 4-5 क्वेश्चन, फिर वापस कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया, फिर वही 4-5 क्वेश्चन। मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि मैं इन्हीं क्वेश्चंस को क्यों पढ़ा रहा हूं, बार बार मैं यहीं पे सिलेबस को लेके क्यों, ये वाले नोट्स खोल के क्यों बैठ जाता हूं, क्योंकि वो है ना, वो डिमांड है। युवाओं में आप जागृति कैसा पैदा करोगे, अंधविश्वास से दूर कैसे भगाओगे, कॉन्स्टिट्यूशन में जाओगे तो इक्वालिटी कैसे लेके आओगे, नफरत है इसको कैसे कम कर सकते हो, इंटीग्रिटी कैसे बढ़ सकती है, भारत की जो विशेषताएं हैं उनको कैसे जागृत किया जा सकता है, भारत को एक कैसे रखा जा सकता है, भारत को ताकतवर कैसे बनाया जा सकता है, तो अंदरूनी तौर पे ताकतवर कैसे बनेगा। कल पेपर देखना आप, फिर वही जिस्ट होगा। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी पे बहुत ज्यादा पूरा एक लेक्चर लिया था, याद है ना, कि कहां से निकल कर क्या था। तो वो मॉरालिटी कॉन्स्टिट्यूशन से, बल्कि उसके ऊपर 2 लेक्चर है, पूरे 1.5 घंटे के 2 लेक्चर है। तो आप पूरे पेपर कल के भी देखना, फिर एथिक्स, कल एथिक्स भी रहेगा, तो वो तो फिर ऐसा लगेगा आपको कि वो यहीं से बना है ना, 8 के 8। मैं अभी मेरे एक मित्र से बात कर रहा था, यार अपने समय में तो फिलोसॉफिकल एक आध कोई होता था ऐसे, आप तो उसने 8 के 8 दे दे। बोले, उसने कहा बोले ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो मतलब ज्यादती है। बोले जो व्यक्ति फिलोसॉफिकल नहीं लिख सकता उसके लिए कम से कम ऑप्शन देना चाहिए। मैंने कहा नहीं, पिछली बार उसने 5 फिलोसॉफिकल पूछे थे, 3 थोड़े से डाइवर्स थे, इस बार उसने 8 के 8 ही वही पूछ लिए। तो आपको थॉट प्रोसेस यही तो कराया जाता है यहाँ पर, इसी प्रकार की तैयारी कराई जाती है। और ये तैयारी हम उस समय भी कराते जब एक भी फिलोसॉफिकल नहीं आता था या एक आध आता था, तब भी यही कराते थे, क्योंकि यही करने लायक है, बाकी चीजें करने लायक नहीं है। इसलिए जो रटते हैं ना, अभी यूपीएससी और एमपीपीएससी उन बच्चों को बाहर करना चाहता है, पेपर नए जो आ रहे हैं आप देखो उनको, जो रटते हैं, रट्टा लगाते हैं, कहीं से फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, किसी ऐसे टीचर को सुनते हैं जो आपको रटवाता है, दिमाग नहीं खुलता, रटने में दिमाग नहीं खुलता। तो रटने वाले लोगों को बाहर करना है। तो अब जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उनमें फैक्ट्स का कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं होता। आपका विचार प्रवाह, थॉट प्रोसेस किधर जा रहा है, तो थॉट प्रोसेसिंग वाले सवाल आते हैं और ये हम शुरू से कराते हैं। उसके लिए वाकई में उस बोर्ड की जरूरत नहीं होती। कई लोग सोचते हैं ऐसे माइक लेके खड़े हो जाते हैं, ये ऐसे, और इससे हो जाता है। अब आप देखो, सुन के देखो, आप पेपर देखो और पुराना वो देखो, आप यूट्यूब पे जाकर के सुन के देखो, आपको उत्तर मिलता है कि नहीं। ऐसा लगेगा जैसे एक एक उत्तर बोला जा रहा है, आपके ब्रेन को तैयार किया जा रहा है, उस तरह से माजा जा रहा है, मिलेगा आपको। और मैं उधर होता, लिख रहा होता, ये उत्तर होता, आप सब मेरी तरफ देख करके सुन रहे होते क्या? नहीं तो सुन रहे होते। तो हमारा तो एक कनेक्शन है, आई कांटेक्ट है, आप लोगों से बात कर रहे हैं, जीवंतता है। इसलिए तो ऑफलाइन क्लास में आते हैं, सब लोग आते हैं, प्रत्येक संवाद होता है, इसलिए तो आते हैं। तो ये जो पद्धति हमने चुनी है पढ़ाने का, जो तरीका चुना है, सिलेक्शन ऑफ जो वेटेज जो हम लोग दे रहे हैं मैटर में से, कि इस प्रकार के मैटर को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसमें भी सिलेक्शन कर रहे हैं कि जो सर्विस रिलेटेड जो चीजें हैं, एक पब्लिक सर्वेंट के लिए जो जरूरी है, उन चीजों को पढ़ा रहे हैं। फिर सब्जेक्ट का जिस निकालने के लिए आपको सब्जेक्ट का नॉलेज भी होना चाहिए। बस ये चीज होती है कि एक एक्सपर्ट को वो चीजें रटी हुई होती है, कौन से सिलसिलेवार सारी घटनाएं एक सीक्वेंस में रटी हुई होती है, उसके सन भी पता होते हैं,
उसके जो लोग जुड़े हुए होते हैं, रिलेटेड पर्सनालिटी होती है, उनके नाम भी पता होते हैं, और उन इवेंट्स के बारे में वो बहुत डीप में एनालिसिस करना। एनालिसिस वर्ड में यहाँ यूज नहीं करूंगा, वो एनालिसिस तो नहीं करता, लेकिन वो उनको सीक्वेंस में जमा करके इंप्रेस कर लेता है। वो हम लोग नहीं करते यहाँ, और उसकी जरूरत भी नहीं है कहीं। लेकिन मैंने आपको बताया था गोपाल कृष्ण गोखले का इंपॉर्टेंस, आज क्वेश्चन देखा ना, नरम पंथियों का। क्यों बाल गंगाधर तिलक के इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन क्यों नहीं आता? मैंने आपको क्लास में बताया था। कई बार यहाँ असहमत हो जाएंगे, कई सारे लोग असहमत हो जाएंगे। यहाँ क्लास में बैठ करके आप असहमत हुए होंगे मेरे से, मेरे लेक्चर में, लेकिन आज का पेपर देखोगे तो आपको कहेगा नहीं, बात तो यही वाली सही थी, बात तो ये सही थी। और मैं तो कहता हूं कि आप पेपर सेटर बदल दो ना, ऐसे पेपर सेटर बदल दो जो उस टाइप से सोचते हो, वैसे प्रश्न पूछते हैं, तो हम तो दूसरे तरीके से पढ़ाने लग जाएंगे। हमको क्या करना है? हमको तो आपको यूपीएससी, हम तो प्रोफेशनल है, हम भी प्रोफेशनल है। हमको यहाँ केवल लोक कल्याण करने के लिए नहीं आए, हम भी प्रोफेशनल है, हम भी एग्जाम निकलवाते हैं। हमको यहाँ मजाक नहीं कर रहे आपके साथ में कि आपका मनोरंजन कर रहे हैं, हम भी एग्जाम निकलवाते हैं, हम भी प्रोफेशनल है। पर आपको प्रोफेशनलिज्म दिखता क्यों नहीं? क्योंकि उस टाइप का प्रोफेशनलिज्म जरूरी नहीं है, यूपीएससी के एग्जाम में जरूरी नहीं है। दरअसल यूपीएससी को चालाक लोक सेवकों की जरूरत नहीं है, सेवाभावी लोक सेवकों की जरूरत है। वो प्रोफेशनलिज्म जो मार्केट में बिकता है, जो दिखता है, उससे आप चालाक बनते हैं, चालाक लोक सेवक बनते, पब्लिक सर्वेंट बनते हैं। कौन से वाले? जो यूं बोलते हैं ना, वो बहुत चालू चीज, उस टाइप का वो बनाते हैं। और वहां चाहिए दिल से लोक सेवक बनने की जरूरत है। अब क्या है कि कई बार व्यवहार में ऐसा होता नहीं। आप बोलते हो जब इतने ज्यादा जरूरी है तो फिर तो करप्शन समाप्त हो जाना था और सारे लोक सेवक, सारे पब्लिक सर्वेंट उसी प्रकार के हो जाने थे। लेकिन यूपीएससी में तो परीक्षा भी हर साल होती है और लोग वैसे नहीं निकल रहे। हाँ, तो ये तो होता ही है। थ्योरी में जो चीजें बताई जाती है, अच्छा आप लोग जिन्हें सुना होगा कि जो जैन मुनि है, महावीर स्वामी के जो प्रवचन होते हैं ना, महावीर स्वामी के ऊपर होते हैं। महावीर स्वामी एक चीज की बात करते थे, अपरिग्रह की। आपने देखा होगा तमाम जैन मुनि जो होते हैं वो सत्संग करते हैं, और उस सत्संग की विशेषता ये होती है कि उनमें लोग जाते भी बहुत हैं, और लगभग जो भी जैन है वो निष्ठा से जाता है, बैठता है वहां। लेकिन क्या वो अपरिग्रह करता है? अब देश के सबसे ज्यादा धन संपदा जैन लोगों के पास है। अभी 2 जैन निकले थे, पीयूष जैन और वो कौन को देखा था ना आपने? अपरिग्रह कि इकट्ठा नहीं करेंगे फालतू, कितना काम, जो हमारे रोज का काम हो जाए। तो दरअसल वो है, एक थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में तो बहुत सारी जगहों पर कुछ भी नहीं हो रहा है ना। हम लोग हिंदू धर्म में जो हम लोग प्रवचन सुनते हैं वो निभाते हैं क्या? हम लोग नहीं निभाते। ऐसे ही कुरान शरीफ या मस्जिद में जाकर के जो कुछ होता है वो होता है क्या? या फिर बाइबल में जो लिखा होता है उस हिसाब से कुछ होता है क्या? नहीं होता। ईसा मसीह तो बहुत ही दयावान आदमी थे और बहुत ममता वाले और कैसे व्यक्ति थे। वो तो किसी को भी माफ कर देते थे, दुश्मन को भी। उनको जो सूली पे टांग रहा है उसको माफ करने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लोग हैं, क्या वो ऐसे हैं? वो क्रूर नहीं है क्या? उनके यहाँ मृत्युदंड नहीं होता क्या? होता है ना। और वो लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं, शरणार्थियों के साथ कैसे पेश आते हैं? क्या सब दयावान है ईसाई लोग? नहीं है ना। तो इसलिए थ्योरी बिल्कुल अलग चीज है, प्रैक्टिकल बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन फिर भी इसका मतलब तो ये नहीं कि बाइबल की उस बाइबल में ये पढ़ाया जाने लग जाए या कि ये बताया जाने लग जाए चर्च में कि ईसा मसीह बहुत क्रूर और बदमाश आदमी थे। ये तो नहीं बताएंगे ना। बताएंगे तो वही कि वो बहुत दयावान थे और ममता थी और उनके अंदर दूसरे दुश्मनों के प्रति भी दया की भावना थी, उनके भी माफ करने के बारे में सोचते थे। बताया तो यही जाता है सभी धर्मों में, सभी संस्थानों में, सभी एजेंसीज बताएगी तो वही। पुलिस वालों के लिए क्या लिखा रहता है देखा आपने? उधर कभी थाने के बाहर जो पंक्तियां लिखी रहती है इधर और इधर, देखी कभी? देश सेवा, जन सेवा, ये आपकी सेवा में तत्पर। तो लिखी हुई चीजें तो ऐसी होंगी, पढ़ाने वाली चीजें तो ऐसी होंगी, और प्रश्न भी वैसे ही आएंगे। अब आप असली में क्या करते हो ये अब आपके ऊपर है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि असली में जो हो रहा है हम वही क्यों ना पढ़ाएं। तो आप पढ़ा के देख लो, आपका क्वेश्चन आएगा नहीं।
तो हम वही आदर्शवादी चीज और वही चीज आपको बताते हैं। इसलिए उन लोगों को ये लगता है कि ये जो है ये प्रवचन है और ये परीक्षा की चीज नहीं है, और इससे पास कैसे कर सकता है कोई आदमी, जबकि पास आप उसी से हो गए। अब उसमें थोड़ा सा फुट देना पड़ता है, जो मैं आपको लेक्चर में बताता हूँ। एक तो टर्मिनोलॉजी लेके आना पड़ती है, लिखने की एक लैंग्वेज लेके आना पड़ती है, घटनाओं का उल्लेख करना पड़ता है। कल हमने एक लेक्चर डाला है ऐसे कैसे लिखेंगे, देखा आप लोगों ने, यूट्यूब पे देखना उसको, तो उसमें आपको समझ में आएगा कैसे वर्टिकल थॉट प्रोसेस, और कैसे थोड़ा सा वो बोर्ड वगैरह रहता है, ऑडियो विजुअल होता है, तो वो आसान हो जाता है समझाना, इसलिए हमने उसको उस तरह से समझाया था। यहाँ हवा में बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको, लेकिन वैसे तो वो तो बहुत सॉलिड आंसर हो जाएगा। आप कभी देखो आपकी ऐसे अगर ऐसे लिखेगा कोई आदमी तो उसको पकड़ पाना तो बहुत मुश्किल है, उसके तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स होंगे। तो जरूर देखो उस लेक्चर को। और भी हमने कुछ डाले हैं कि एक मॉडल आंसर कैसे बनाए, आंसर का डिजाइन कैसे करें, उसको फॉर्मेट होना चाहिए। आप घबरा जाते हैं, एग्जाम बहुत कम समय में आपको 20 प्रश्न लिखने हैं, सोचने समझने का ज्यादा मौका होता नहीं है वहां पर। पहले से एक फॉर्मेट होगा, पहले से एक ढांचा होगा तो बहुत आसान होता है। सांचे में जो चीजें बनती है वो बहुत जल्दी बन जाती है। एक समोसा बनाने का भी सांचा आता है, या कोई सारे वो जो होते हैं किचन में जो सामग्री होती है उसको बनाने के लिए, इडली बनाने का एक सांचा होता है, अगर सबको हाथ से गोल गोल बनानी होती तो, या उस टाइप का कुछ होता तो ऐसे ही बहुत सारी चीजों के लिए सांचे होते हैं, उसे एकदम से आप बड़े अमाउंट में प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करके, और टारगेट को पूरा कर सकते हैं। ठीक वैसे ही सांचा बनना चाहिए आपके आंसर का, एक डिजाइन होता है उसका, है ना। जैसे लेआउट होता है, एकदम से मकान थोड़ी बना, पहले वो सफेद चूने से करके जाते हैं ना, लेआउट करके जाता है, इंजीनियर आता है, आर्किटेक्ट आता है, वो सब लोग एक नक्शा बनाते हैं, उसके हिसाब से पहले एक लेआउट बनाते हैं, फिर उसके बाद फिर वहां पिलर बनना शुरू होते हैं, फिर खोदना शुरू करते हैं, उसके हिसाब से काम होता है। तो बिल्कुल एक ढांचा जो उन्होंने सोच रखा है वो खड़ा हो जाता है उसके ऊपर। ठीक वैसे ही आपके आंसर की एक पृष्ठभूमि होती है, एक नींव होती है, एक प्लेटफॉर्म बनता है, उसके ऊपर वो भवन खड़ा होता है, उसका एक पूरा एक नक्शा बनता है, पहले से मैप बना के बात होती है, डिजाइन बना करके बात की जाती है, वो आपको करना चाहिए, बहुत आसान हो जाता है। ये हम बताते हैं आपको। और सब्जेक्ट की डिमांड में फिर उसमें मसाला कौन सा वाला लगना है, क्या करना है, एग्जाम्पल कौन से लगेंगे, है ना। तो थोड़ा ये समय तो कम होता है 1.5 घंटे का, लेकिन यदि आप हमारे कहे अनुसार अगर आप होमवर्क करेंगे और हमको लाके बताएंगे कि सर हमने पिछले सप्ताह जो है ये आपने बताया था क्वेश्चन, और या ये फील्ड दिया था कि इस फील्ड में से कुछ होमवर्क करके लाओ, अगर आप दिखाएंगे तो हम आपको यहाँ सजेस्ट कर देंगे कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ये यहाँ से मत करो, वहां से करो, तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। करना तो हमारे यहाँ जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको भी करना तो वही पड़ता है, क्योंकि उनको भी हम लोग जो है उनके संपर्क में ज्यादा जरूर रहते हैं, लेकिन करना पुरुषार्थ तो वही वाला करना पड़ेगा उनको भी। उनका भी उद्धार ऐसे थोड़ी आएगा कि रोज 4 घंटे आके बैठ गए तो उनका काम हो जाएगा, उससे होता नहीं है, करना तो पड़ता है उनको भी, मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ती। आप भी कर लीजिए तो आपके लिए भी हो जाएगा। हम ईमानदारी से कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ईमानदारी से वही चीज बताते हैं। हमारे यहाँ कुछ बच्चे आते हैं जो वहां पे भी आते हैं, यहाँ पे भी आते हैं, वो बताएंगे, उनसे कभी मिलो आप तो बताएंगे कि नहीं ये वही बात करते हैं जो वहां बताते हैं, वही हम बताते हैं, बस वहां थोड़ा टाइमिंग ज्यादा होता है, बस और कुछ भी नहीं है, चीज वही है, सेम चीज है, वही चीज बताते हैं आपको। तो फिर उसका फायदा कैसे मिलेगा आपको? फायदा मिलेगा कि जो चीजें बताई जा रही है, अब वो कुछ चीजें वाकई में रटनी भी पड़ती है। मैंने आपको बताया था कुछ चीजें जो है थोड़ी सी जो फैक्ट आपको देना पड़ते हैं जहां अभी तो आज तो पेपर आप देख रहे हैं तो वापस वो थॉट प्रोसेस में ले चले गए, लेकिन उसके बीच बीच में कहीं ना कहीं एक वो स्वच्छंदता देते हैं कि आप कितनी फैक्ट्स उसमें डाल सकते हैं, आपके ऊपर। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल बातचीत के माध्यम से ही परीक्षा पास करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, अगर उसमें वो कलाकारी कर सकें तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन फैक्ट्स डाल देंगे तो उनको आसानी से कुछ नंबर मिल जाएंगे। तो कहां कौन से डालने, तो ये भी हम लेक्चर में बताते हैं। देखिए क्या है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन सब्जेक्ट के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट ऐसा है कि जो ढांचा है, स्ट्रक्चर बनाता है, और दूसरा मैसेज देता है, दूसरा पार्ट उसका मैसेज देता है।
और एक केवल एक स्ट्रक्चर है। दरअसल क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ो, किसी भी सूचना पद्धति को आप पढ़ो, बिना ढांचा के, बिना फ्रेमवर्क के वो नहीं होता। इसलिए जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में पढ़ते हैं आप लोग, या सॉफ्ट कोर साइंस होता है, हार्ड कोर साइंस नहीं, सॉफ्ट कोर साइंस होता है, एंथ्रोपोलॉजी और इस टाइप के जो सब्जेक्ट है। हार्ड कोर साइंस में हम लोग एकदम से फिजिक्स, केमिस्ट्री इनको ले लेते हैं। तो इन सब का एक ढांचा होता है, कानून का एक ढांचा होता है। कानून में क्या होता है आपको पता है कि धाराएं होती हैं, सेक्शंस होते हैं, और हमेशा पहला सेक्शन ऐसा होता है कि जिसमें उसका मीनिंग और डेफिनेशंस और वो चीजें निकल करके आती है। ये आती है कि ये कहाँ, इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ होगा, ये कहाँ कहाँ तक लागू होगा ये कानून, उसका नाम क्या है कानून का, और वो कहाँ कहाँ तक लागू होगा। फिर आता है डेफिनेशंस और उसका मीनिंग और वो। तो एक पढ़ाई करने का, अध्ययन करने का एक ढांचा होता है उसका। दूसरा फिर होता है कि आखिर ये कानून हम बना क्यों रहे। जैसे एंटी करप्शन लॉ है, एंटी करप्शन एक्ट है, तो कई बार लोग जो है पढ़ते हैं एंटी करप्शन एक्ट को, तो वो सोचते हैं कि नहीं इसकी इस धारा में ये लिखा हुआ है, उस धारा में ये लिखा हुआ, उसको रटते हैं और एक तरफ उसका मीनिंग निकल करके आता है कि दरअसल ये एंटी करप्शन कानून करप्शन को रोकने के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मैसेज क्या है? सबसे बड़ा मैसेज है कि करप्शन को रोक, जो करप्शन करेगा इस कानून के तहत दंडित होगा। तो आपने वो कानून पढ़ा, आज दिन भर पढ़ा मान लिया जाए, तो कुछ लोग जो होते हैं उस कानून को पढ़ने के बाद में एक्सपर्ट बनते हैं और सलाहकार बनते हैं, यानी वकील बनते हैं। उसके बाद वो उन लोगों को सलाह देते हैं कि देखो तुमको इसमें इतनी सजा हो जाएगी और इस वाले में ये वाला सबूत लगता है, ये प्रमाण लगता है, और अगर ये वाला प्रमाण नहीं लगता है तो तुम चोरी करके भी बच सकते हो। कुछ बात समझ में आ रही? उसको हम बोलते हैं वकालत, वो पेशा है। तो एडवोकेट का पेशा क्या होता है? सलाह देना। एडवोकेसी का मतलब ही होता है सलाह, वो आपका सलाहकार है। डॉक्टर वाले पेशे में नैतिकता की अपेक्षा होती है, लेकिन वकील वाले पेशे में उतनी नैतिकता की अपेक्षा नहीं होती। वो बोलता है कि अगर मेरे क्लाइंट ने करप्शन किया है तो मैं इसको बचाऊंगा, ये मेरा धर्म है, और मैं इसको वो सारे रास्ते बताऊंगा जिससे इसको सजा ना हो। तो मैसेज तो गलत हो गया। अच्छा, बिजली विभाग में आप कमिश्नर बने हैं, या बिजली विभाग में आप बिजली कंपनी के मैनेजर हैं, आईएएस हैं आप, और मैनेजर बन गए, प्रबंधक बन गए, ठीक है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो उसने 4 लाख रुपए की या 40 लाख रुपए की बिजली चोरी की। उसने क्रशर भी चलाया, बिजली चोरी करके, तार डाल करके, दूर ले करके उसने भट्टियां भी चलाई, पता नहीं क्या 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 औद्योगिक काम कर लिए उसने बिजली चोरी करके, और 40 लाख 50 लाख की बिजली चुरा ली। तो आपका फर्ज क्या होगा? आप आईएएस बने हो तो आपका फर्ज क्या होगा? आप बिजली कानून जो है, बिजली वाला जो एक्ट है जिसमें कि इस प्रकार से चोरी करने वाले को पकड़ करके सजा, आपका क्या उद्देश्य होगा कि उसको पकड़ करके जेल में डाला जाए, या फिर उससे वसूली की जाए कि जो चोरी तुमने की है उसका पैसा जमा कराओ, जुर्माने सहित, जुर्माना भी लगेगा। लेकिन वो जिस वकील को करेगा, जनरली ये वकील कौन होते हैं? जिन्होंने सरकार की तरफ से काम किया था। आज से 5 साल पहले मैनेजर ने उसको सरकार की तरफ से हायर किया था, वो अंदर की सारी बातें जान गया, अंदर की सारी बातें जान गया कि सरकार कैसे घेरती है। मैनेजर उसको बुला करके कैसे बोलता है कि इसने जो 40 लाख की बिजली चोरी की इसको कैसे घेरना है, ये सारी रणनीति। और सामने वाला वकील क्या क्या चालाकी करेगा इसको बचाने के लिए। तुम सरकार का ये वाला मुद्दा ऐसे रख देना, तो उसकी चालाकी चल नहीं पाएगी और उसको वो 50 लाख रुपए जुर्माने सहित जमा कराने पड़ेंगे, या फिर उसको जेल होगी। इस टाइप का वो रास्ता बताता है उस वकील को। वो वकील 3-4 साल बाद क्या करता है कि प्राइवेट काम करने लगता है, बात समझ में आई? और वो प्राइवेट जाकर के अब उसको बताने लगता है, किसको? बदमाश आदमी को।
ठीक है, ऐसे ही जो PNDT एक्ट है जिसमें जो डॉक्टर्स लिंग परीक्षण करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, और जिनके यहाँ सोनोग्राफी होती है और बता देते हैं कि लड़का होगा लड़की होगा, उसका भारी भरकम पैसा वसूलते हैं, क्योंकि फिर वो एबॉर्शन भी करवाते हैं ना, फिर उनका हॉस्पिटल से भी लिंक होता है कि लड़की अगर भ्रूण है तो कन्या भ्रूण हत्या में वो शामिल हो जाते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं कि उनके ऊपर छापा पड़ता है ऐसे डॉक्टर के यहाँ, तो उस डॉक्टर के यहाँ जब छापा पड़ा तो वो IAS छापा डालता है, तो वो तो उस कानून तो संसद ने बनाया, लेकिन उस कानून का उद्देश्य क्या था, उसका मैसेज क्या था? दरअसल सिविल सर्विसेज में, पब्लिक सर्वेंट में हमको मैसेज पकड़ना होता है। और हम क्या करते हैं कि जब हम क्लास ज्वाइन करते हैं कोई, तो हमको वो स्ट्रक्चर बता रहा होता है जो वो एक चालाक वकील तैयार करता है ना, फिर वो डॉक्टर जब फंस जाएगा, जेल हो जाएगी, तो डॉक्टर एक वकील करेगा और वो उसको छुड़ा लेगा और वो अपना धंधा फिर से शुरू कर देगा उसी प्रकार। वो आदतन है, उसको मालूम है कि ऐसे सोनोग्राफी करने से तो पैसे आते नहीं है, इसमें लोग 5,000 10,000 रुपए दे जाते हैं, और फिर वो जिसके यहाँ एबॉर्शन होता है उससे फिर कमीशन होता है। एबॉर्शन का बिल अगर 10,000 रुपया बना तो 2,000 रुपया उसका कमीशन होगी, क्योंकि मैंने भेजा था मरीज तुम्हारे पास। बात समझ में आई ना? ऐसे मेडिकल वालों से भी होता है, दवाई वालों का भी हो जाएगा, ऐसा करके उसका अच्छा खासा नेट, वो तो उसको तो कमाई तो उसी में है, तो वो फिर वही गलत काम में, कन्या फीमेल फेटिसाइड में ही लिप्त हो जाता है। आप IAS हैं तो आपका काम क्या है? क्या आपका काम उस वकील की तरह है? नहीं है। आपको उसको स्ट्रक्चर में उतना नहीं उलझना है। हम लोग सोचते हैं सर ये कैसे होगा, ये तो सिलेबस में आ गया और ये तो बहुत टफ होते हैं, इसकी लैंग्वेज बहुत टफ होता है। आप अपना वाला क्लियर रखो ना, आप उस मैसेज को पकड़ो कि आखिर संसद ने ये जो कानून बनाया, ये सेक्स रेशो को ठीक करने के लिए बनाया, महिलाओं की संख्या को नियत, उसको इस तरह से कन्या भ्रूण हत्या न हो पाए, अनैतिक काम न हो पाए, अपवित्र काम न हो पाए, गैर सामाजिक असामाजिक काम न हो पाए, उसको गैर कानूनी भी बना दिया। असामाजिक तो था, अनैतिक भी था, धार्मिक भी नहीं था, पाप भी था। धर्म और पाप दो बोलते ना, ये धर्म का काम है, पाप का काम है, तो पाप भी था, लेकिन वो गैर कानूनी नहीं था, तो संसद ने उसको गैर कानूनी बनाया। अब गैर कानूनी बनाया तो उसके साथ साथ उसकी सजा भी निर्धारित कर दी, 5 साल होगी, 10 साल होगी, कैसे होगी। तो आप उस लैंग्वेज में क्यों उलझते हो? आप देखो उसमें तो कई बार क्या होता है कि जब वो वकील की तरह सोचना सिखाता है टीचर, इसलिए जो मार्केट की क्लास है उनमें और हमारे में ये क्या अंतर होता है, हम सीधा उस मैसेज पे काम करते हैं जो आपको वहां जाकर के करना है, क्योंकि आप सरकार की तरफ से जाएंगे तो जनता की तरफ से जाएंगे, और जनता की तरफ से जाएंगे तो आपका जो समाज हितैषी काम होना चाहिए, काम धर्म संबद्ध होना चाहिए, धर्म से जुड़ा हुआ होना चाहिए, नैतिकता से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो आपका मैसेज साफ साफ है। और अगर आप उस मैसेज को इस रूप में पकड़ोगे तो आपका कोर्स बहुत सरल हो जाएगा। हम लोग क्या होता है कि उस डायलेमा में चले जाते हैं कि फलाने सर आए थे तो उनकी लैंग्वेज तो बड़ी होती है, वो एक्सपर्ट है सब्जेक्ट का, लॉ का एक्सपर्ट है, और वो किनको गाइड करता है? खास करके वकील लोगों को गाइड करता है कि कोर्ट में अपने आदमी को बचाना कैसे है। तो उसके जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो उस टाइप के होते हैं, और वो उनको बोल बोल के आपको इंप्रेस कर रहा होता है, क्योंकि उसको कोचिंग की फीस मिलेगी उससे, और आप उसको ज्वाइन ही इसलिए करोगे कि उसके क्या आर्ग्यूमेंट है, क्या लेवल है उसका नॉलेज का। लेकिन आपको वो ब्यूरोक्रेट तैयार नहीं कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट तैयार नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई आपको? ये दोनों उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा। और खास करके ऐसे लोग होते हैं ये जिन्होंने ये सारे दांव पेच इधर आकर के सीखे होते हैं IAS लोगों से ही। पहले वो सरकार के वकील होते हैं और किसी कमिश्नर के लिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के लिए, लेकिन यहां रह करके भी वो दलाली करते हैं, जानबूझ करके केस को कमजोर करते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? जानबूझ करके केस को कमजोर करते हैं। किसी दिन कोई बहुत बड़ा, ये ऐसे जो बदमाश लोग हैं ना, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी वाले, या ये जैसे ये जो सरकारी अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, या इस टाइप के जो लोग हैं, इस टाइप के बहुत बदमाश टाइप के जो करप्ट होते हैं ऑफिसर्स, या कोई ऑफिस का हेड है,
ऐसे कोई लोग अगर मान लीजिए ज्यादा गड़बड़ करने लग जाए, आपका कोई काम दबा के बैठ जाए, तो मैं एक आरटीआई का फॉर्मेट बता देता हूं आपको। आरटीआई का फॉर्मेट बता देता करो, 10 रुपया लगता है, आरटीआई दाखिल करो। आरटीआई कोई भी दाखिल कर सकता है, भारत का नागरिक। एक आरटीआई लगाओ, उसमें पॉइंट लिखो। पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट उसमें मांगो कि इस महोदय मुझे आरटीआई में कुछ जानकारियां चाहिए जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, आपके कार्यालय के द्वारा पिछले 5 वर्षों में की गई खरीदारियां, जो भी प्रोक्योरमेंट किया है आपने, जो भी बड़ी खरीदारियां की है, उन सबके बिल की फोटोकॉपी और भुगतान की फोटोकॉपी, रिसिप्ट जो आपने भुगतान किया है सरकार से, उसकी फोटोकॉपी चाहिए मुझे। एक चीज, आपके कार्यालय के जिन अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर कोर्ट में केस चल रहे हैं, उन सबके नाम और केस की जानकारी मुझे चाहिए। तीसरा, आपके कार्यालय में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन कितने हैं और उनकी चल अचल संपत्तियां कितनी हैं, उसकी जानकारी मुझे चाहिए। नेक्स्ट, आपके कार्यालय ने, आपके विभाग ने, आपके कार्यालय ने पिछले 10 वर्षों में कौन कौन से केस हारे हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोकल कोर्ट में, कौन कौन से केस हारे हैं, उनके आदेश का फर्स्ट पेज चाहिए मुझे, या उनके आदेश की प्रतियां चाहिए। कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए हैं उनकी प्रतियां चाहिए। 5 तो हो गया ना? 4। नेक्स्ट, आपके कार्यालय में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ चल रही जांच, इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस चाहिए। किस स्थिति में है वो जांच? 5 ही लिख लो बस, बहुत है, 10 ज्यादा हो जाएगा, आपका भी खर्चा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो देगा तो कई बार इसमें भी 50,000 रुपए तक भी खर्च हो सकते हैं, लेकिन वो देगा नहीं, वो सेटिंग करने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा आपके साथ। बोले आपकी जरूरत क्या है आप बताइए आपका काम हो जाएगा। ये जो पड़ेगा ना उसका ऑफिस का बहुत दिमाग खराब हो जाएगा। आरटीआई कानून है, राइट टू इंफॉर्मेशन, और उसमें इंफॉर्मेशन देनी ही होती है, आप छुपा नहीं सकते। कितनी खतरनाक चीज है। वो जितने भी केस आ रहे हैं ना, वो उन्होंने जानबूझ करके पैसे लेके हारे हैं, सामने वाले से सेटिंग करके हारे हैं सारे केस। इतनी जादूगरी चीज बता रहा हूं मैं। आरटीआई ऐसे ही सामान्य घटना नहीं है, आरटीआई बहुत बड़ी चीज है। और ये अगर लग गया, नीचे आप लिखोगे एड्रेस अपना, मोबाइल नंबर लिखोगे, आपको कॉल आएगा, अरे भाई कौन हो आप यार, क्या दिक्कत है आप? अरे ऑफिस में फाइल पड़ी है मेरी, अटकी पड़ी है, 6 महीने हो गए चक्कर काट रहा हूं। तो ये क्यों चाहिए? आपका काम करते हैं ना, आज आ जाओ 11 बजे, 12 बजे तक ना हो जाए तो फिर बोलना, ठीक है? तो ये घर से ही लिख के देना, कहीं जाना भी नहीं है, और पोस्ट करके देखो, चमत्कार। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि इंपॉर्टेंस मैसेज कानून का। तो आरटीआई क्यों बनाया गया, मैसेज समझ में आया? इतनी बारीक जानकारियां कोई देगा? और उससे पुल पट्टी बाहर नहीं आ जाएगी जनता में, और आप पब्लिश नहीं कर दोगे आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस कार्यालय में ये होता है, इस कार्यालय के 40 लोगों के खिलाफ जांच है, भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार की जांच लगी। ट्रांसफर, पदोन्नति का ब्यौरा, वो मांग लो, वो आ जाएगा। तो ईमानदार आदमी का ज्यादा ट्रांसफर हो, दिख जाएगा। बेईमान आदमी एक ही जगह पे कितने सालों से टिका हुआ है, वो दिख जाएगा।
और चल संपत्ति दे देंगे तो फिर फंस जाएंगे ना। वेतन के साथ आप गैर अनुपातिक आप ही निकालोगे, कितना प्रोपोर्शन में तो है नहीं है, गैर अनुपातिक संपत्ति है। कई लोग क्या बोलते हैं, इन सब का मोबाइल नंबर मुझे चाहिए, घर का पता चाहिए, वो अलग टाइप की चीज हो जाती है। वो थोड़ा सा यही तो डिपेंड करता है कि आरटीआई में लिखना क्या है। तो मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया, यही तो जादू है। उसके बाद देखो कि उस कार्यालय में कोई आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाएगा। हमें जब भी आप जाओगे चाय पिलाएंगे, आपके लिए कुर्सी रहेगी। आप आरटीआई एक्टिविस्ट कहलाओगे। इनको कहते हैं एक्टिविस्ट। सूचना से डरते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक जमाना था जब बाहुबल का जमाना, भुजाओं में जितनी ताकत थी एक जमाने में, वो उतना बड़ा राजा होता था, उसका उतना भूक्षेत्र होता था, उतने बड़े हिस्से में उसकी सत्ता चलती थी। पिछले 100-150 सालों से पूंजीवाद आया, कैपिटलिज्म। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा उसकी उतनी बड़ी सत्ता। अब जो जमाना आने जा रहा है वो है जिसके पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, जिसके पास जितना ज्यादा नॉलेज, वो उतना पावरफुल। किसी भी कार्यालय में अगर बहुत ताकतवर आदमी, बहुत बड़ा पहलवान, जिम करने वाला, बिल्कुल 4 आदमी को उठा के फेंक दे, कलेक्टर उससे डरता नहीं है। या ऐसा नहीं कि वो आ गया तो उठ के खड़ा हो गया उसके सम्मान में, या उसे डर लगने लगा। बहुत पैसे वाला आदमी चला जाए, करोड़पति आदमी चला जाए, उससे भी वो नहीं डरता। लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट चला जाए ना तो हिल जाता है। अरे यहाँ घूम रहा था, मैंने अभी सीसीटीवी में देखा, ये क्यों घूम रहा है, देखो कहाँ गया उसको, देखो। ये कार्यालय में आया ही क्यों भैया, कुछ ना कुछ लफड़ा है। मैंने मेरे शहर के 5 साल के सौदे, जमीनों के सौदे के फ्रंट पेज मांगे थे। मैंने कहा पिछले 5 साल में जो जमीनों के सौदे हुए हैं, तो रजिस्ट्रार ऑफिस को बोला कि आप उसका फर्स्ट पेज दे दो मुझे, रजिस्ट्री का फर्स्ट पेज। उस पर सब होता है, जमीन का जो होता है, मकान होता है तो उसका मकान नंबर और वो लंबाई चौड़ाई आ जाती है कि कितने स्क्वायर फीट का मकान है, कितने में सौदा हुआ, वो प्राइस भी आ जाती है, और खरीदा किसने, बेचा किसने, वो भी आ जाता है। तो फर्स्ट पेज मुझे सबका चाहिए। किसका? जितनी भी 5 साल में रजिस्ट्रियां हुई है। तो बहुत पंगा हो जाता है, तो ये इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल हिला के रख देगी। और हमने जमीनों के दाम आधे कर दिए पूरे शहर के इस इंफॉर्मेशन के बाद। तो आप जमीनों के दाम आधे कर सकते हो अपने शहर के। ये पावर किसी में है? किसी माफिया में है, किसी डॉन में है, किसी कलेक्टर में है, किसी मंत्री में है, मुख्यमंत्री में है कि शहर के जमीनों के दाम आधे कर दे? हमने किया। शिक्षक का किसकी ताकत है? शिक्षक की ताकत, ज्ञान की, इंफॉर्मेशन की, सूचना की ताकत। तो आरटीआई समझ में आया? आरटीआई बहुत मामूली एक्ट नहीं है, बहुत जबरदस्त एक्ट है। तब जाके आरटीआई के प्रति श्रद्धा पैदा होगी, तख्त ताज सब पलट सकते हैं उससे। इसलिए सरकार ने अभी कमजोर किया था उसको थोड़ा सा, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं कुचल पाया, उस मैसेज को खत्म नहीं कर पाए। तो जब मैसेज आपको समझ में आने लग जाएगा, उसका जेस्ट आत्मा, उसकी स्पिरिट समझ में आने लग जाएगी ना, तो फिर आपको कानून से डर नहीं लगेगा, फिर आप उस स्ट्रक्चर से नहीं डरोगे। तो आज के उदाहरण में आपको मैंने जीवंत उदाहरण बताया, और आपके दैनिक जीवन में दैनिक जीवन में जो ज्ञान काम का नहीं है और आपको ताकतवर अंदर से एम्पावर नहीं करता, कॉन्फिडेंस नहीं दिलाता, वो ज्ञान बेकार है, कोई मतलब नहीं है उस ज्ञान का। इसलिए कोई बोले कि नहीं हम लोग कानून पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं? सिविल सर्विसेज में लीगल वाला मैं ही देखता हूँ। अच्छा, तो उसके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए काम का, वो आपकी भी कानूनी समस्याएं डील कर सके। आगे समझे? बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता। बहुत सारे केसेस हैं, आपने देखा कि वो वानखेड़े के अगेंस्ट चला रहा था, वो चला रहा था, लेकिन वानखेड़े ने कानून का सहारा लिया, मानहानि का और वो डिफेमेशन का, और वो गया। उसके बाद से वो मलिक चुप हो गया। अपने तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज बैठ जाता था ना, रोज बैठ जाता, नहीं तो वो फिर शुरू हो जाता वो, और उसको आखिर हटा के ही माना वो सब, उसने सब निपटा तो दिया उसको बहुत कुछ, लेकिन उसने भी उसको फिर रोक दिया ऐसा करने से। कैसे रोक पाया? कानून के सहारे से रोक पाया।
उसके फादर अगर वो नहीं लेके जाते तो कैसे होता, वो नहीं होता तो डिफेमेशन लेके नहीं जाते तो गए ना, हाई कोर्ट गए और उन्होंने हाई कोर्ट ने कहा बोले अब आप इनके खिलाफ जो भी कहेंगे वो प्रमाण सहित कहेंगे, अदरवाइज फिर हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। और हर चीज का प्रमाण तो होता नहीं, आरोप लगाना तो बहुत आसान होता है। और मैंने बताया वो पंगा तो है, लेकिन अभी उसमें व्याख्या जो है सुप्रीम कोर्ट से वो नहीं, फिर हाई कोर्ट भी नहीं करेगा और वो बाहर भी हो सकता है। लेकिन अभी एग्जिस्टिंग कानून में तो वो सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकता है ना, मलिक को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो एससी में आता है, शेड्यूल कास्ट में। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कहते कि ये एससी में नहीं आता, तब तक तो वो नुकसान पहुंचा ही सकता है। तब तक तो पुलिस वाला भी उसी पे, तभी तो एससी एसटी कमीशन वालों ने बुलाया उसको, अनुसूचित जाति आयोग ने बुलाया उसको, सम्मन भेजा है पुलिस कमिश्नर को। देख रहे हो ना न्यूज, आप डेवलपमेंट देख रहे हो कि नहीं? तो कानून की जानकारी जो होगी तो इससे आप अपना खुद का शोषण से भी बचा सकते हैं। पर ये कब होगा? जब आप मैसेज को समझने की कोशिश करेंगे, उद्देश्य को समझने की कोशिश करेंगे। यही चीज लॉ में लागू, इसमें पॉलिटी में लागू होती है। 3 हिस्से हैं पॉलिटी में, एक है पूरा सैद्धांतिक, दूसरा कानूनी हिस्सा है लीगल, एक तो पूरा का पूरा एक सिद्धांत है। संविधान वाले पॉलिटी वाले हिस्से में 3 पार्ट हैं। एक तो पूरा पूरा प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है, जैसे रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत है। दूसरे में हमारे यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, भारत में क्या व्यवस्थाएं हैं रूल ऑफ लॉ की, तो वो स्ट्रक्चरल पार्ट है, वो अनुच्छेद में आएगा, वहां सेक्शन में आता है, यहाँ आर्टिकल के रूप में आता है। और तीसरा आता है उसका एग्जीक्यूशन। तीसरा क्या आता है? एग्जीक्यूशन, कार्यान्वयन उसका। तो फंडामेंटल राइट्स दिखने में बड़े सुंदर हैं, मैसेज भी बहुत अच्छा है, उद्देश्य भी बहुत अच्छा है, आत्मा भी बहुत अच्छी है और स्ट्रक्चर भी प्रॉपर है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज होते हुए कभी देखा है आपने? राइट टू इक्वलिटी तो क्या इक्वलिटी आ गई? राइट टू फ्रीडम तो क्या फ्रीडम हो गया? राइट टू वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ है तो क्या अनटचेबिलिटी खत्म हो गई? बेगारी नहीं कर सकते, 23 है, किसी से भी बिना वेतन के काम नहीं ले सकते। तो आप गांव में जाके देखो, लोग बिना वेतन के काम नहीं करते हैं क्या? केवल खाने के बदले, कपड़े के बदले। देखते हो कि नहीं? व्यवस्थाएं खत्म हो गई क्या? एक्सरसाइज नहीं होता, कार्यान्वयन नहीं होता। 3 पार्ट, एक है इंस्पिरेशन, प्रेरणा स्रोत, इसलिए आज के पेपर में दिया हुआ। मैं बार बार बोलता हूं कि यूएस में जो राइट टू इक्वालिटी की बात महसूस होती है, इक्वालिटी वाली चीज यूएस में जो महसूस होती है, हालांकि वहां पर भी अभी इनइक्वालिटी बहुत बड़ी है, बिग टेक के ऊपर और इसके ऊपर बहुत आरोप हैं कि फेसबुक ने, गूगल ने, इनने बहुत पैसा कमा लिया है और इतना कमा लिया कि इतने बड़े जायंट हो गए कि अब ये वहां के आम आदमी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में हो गए। और इससे अमेरिका के पढ़े लिखे समझदार लोग बहुत नाराज हैं कि अमेरिका में तो इक्वालिटी होनी चाहिए, पर ऐसी वकालत करना तो फिर सोशलिज्म हो जाएगा, कम्युनिज्म हो जाएगा। और वो उसको गाली मानते हैं, सोशलिज्म को, समाजवाद को गाली मानते हैं अमेरिका में, क्योंकि वो तो पूंजीवादी देश है। लेकिन पूंजीवादी देश में उनको नहीं पता था कि एक दिन इनइक्वालिटी इतनी बढ़ जाएगी, कुछ लोग एकदम ही बहुत ही संपत्ति के बहुत बड़े हिस्से पे 1% लोगों के पास इतनी ज्यादा संपत्ति आ जाएगी कि बाकी लोग जो है वो वहां पर महसूस करेंगे कि हम तो कुछ भी नहीं है। तो फिर ये कैसे डेमोक्रेसी? लेकिन आज का प्रश्न है वो दूसरा है, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन की तुलना है, कंपैरेटिव है। आज के क्वेश्चन में क्या था कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में या यूएस में जो राइट टू इक्वलिटी वो इंडिया के इससे किस प्रकार भिन्न है, कैसे अलग है। और हमने फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए? यूएस से लिए। तो वही, इसलिए जो सवाल आते हैं ना, थोड़े से उस टाइप के नहीं आते कि राइट टू इक्वलिटी क्या आप तो बिल्कुल हमको पढ़ के सुना दो या टर्मिनोलॉजी को मैं उसमें लिख के बता दो, रट के लिख दो, आर्टिकल 14 को रट के लिख दो, नहीं, वो नहीं। या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात आती है तो उस तरह से नहीं। यहां 2-4 चीजें जोड़नी पड़ेंगी आपको, जैसे कि इंक्लूसिव ग्रोथ,
सबका साथ सबका विकास जो सरकार बोलती है। सरकार का नारा भी इंक्लूसिव ग्रोथ का है, तो ये तो समाजवादी नारा है, सरकार कैपिटलिज्म की बात। लेकिन सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। सरकार बोलती क्या है? सबका साथ सबका विकास, लेकिन दो का विकास यानी एक्सक्लूसिव ग्रोथ, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का उल्टा हो गया एक्सक्लूसिव ग्रोथ, कुछ खास लोगों की ग्रोथ, बस पूंजीपति लोगों की ग्रोथ, बाकी लोगों की नहीं। और समता मूलक समाज किसका सपना है? समाजवादी सपना है, इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है? इगैलिटेरियन सोसाइटी चाहता है, समता मूलक समाज चाहता है। तो राइट टू इक्वलिटी का जो मीनिंग हमारे यहाँ है वो पूंजीवाद के विरुद्ध है। वहां पूंजीवाद को बनाए रखते हुए राइट टू इक्वलिटी है, सभी को पूंजी कमाने का हक है और सबको आगे बढ़ने का हक है, और सबके पास इतना पैसा होगा कि वो सुखी संपन्न हो जाएंगे। हमारे यहाँ दूसरा है, हमारे यहाँ ऐसा है कि नहीं, सबके अंदर वितरण होगा, तो जिनके पास ज्यादा पैसा है उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा और तरह तरह के उन पर टैक्स लगाए जाएंगे और फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा उसका, पुनर्वितरण। संसाधनों का वितरण इस प्रकार से न हो कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाए। प्राकृतिक संसाधनों को, देश के संसाधनों को, खनिज संसाधनों को, इन संसाधनों को हम इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, खास करके गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी जिससे कि किसी एक आदमी के पास बहुत ज्यादा वेल्थ हो जाए। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहता है डीपीएसपी। तो ये मैसेज है, इस मैसेज को पकड़, कई लोग उस लैंग्वेज को और आर्टिकल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वहां जाकर के फिर वो टीचर भी जो है उसी को पढ़ाने की कोशिश करता है। इसलिए क्या होता है कि आप कई बार जैसे कोई प्रश्न आता है बेसिक स्ट्रक्चर वाला, डॉक्ट्रिन जो है वो कैसे डेवलप हुआ, तो कई लोग केस में उलझे रहते हैं, केस में उलझे रहते हैं कि ये वाला केस आया था, ये आया था, इसके बाद ये संविधान संशोधन हुआ, फिर इंदिरा गांधी ने ये कर दिया 24 वाला, उसके बाद ये हो गया 71 में, फिर ये आ गया, फिर 42 में जाकर के फिर वो हो गया, ऐसा करके फिर केशवानंद भारती आया और केशवानंद भारती में जो है बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर निकल करके आ गया। नहीं, ये फर्स्ट है, डे फर्स्ट से ही है कॉन्स्टिट्यूशन में। बस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून में इसे लिस्ट बनानी पड़ती है। कानून में क्या है कि एक कमी है, हमारे यहाँ कानून में कमी है कि जो न्याय मांगने जाता है और जो लिखित में जब कानून के तौर पे लिखा हुआ मिल जाता है तो उसको माना जाता है। इसलिए आपने देखा हो जितने लोग याचिका लगाते हैं उन्हीं को नियुक्ति मिलती है, उन्हीं के जैसे 15 लोग और बाहर हुए उनको नियुक्ति नहीं मिलती। सेम कंडीशन थी, लेकिन वो पूछते आपने याचिका लगाई है क्या, याचिका का नंबर बताओ, फिर कोर्ट का डिसीजन लेके आओ, ऑर्डर है क्या आपके पास, जबकि होना तो ये चाहिए कि ठीक वैसी कंडीशन 35 लोगों के साथ और है तो उनको भी उसका लाभ दिया जाए, चाहे उन्होंने याचिका नहीं लगाई, क्योंकि कंडीशन तो सेम थी। तो आप इस तरह से कैसे न्याय करते हैं? ऐसा न्याय क्यों करते हैं जिसमें कि संदिग्धता बनती है, संदेह क्यों रखते हैं? एक साथ क्यों नहीं करते? एक ही सिद्धांत को सबके साथ लागू क्यों नहीं कर देते? जैसे बहुत बचकाना संविधान में भी ये हरकत होती है। ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट वाला मामला बताता हूं मैं आपको, मैंने कई बार क्लास में डिस्कस किया है। ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट बड़ा ड्रामा होता है। अच्छा, पॉलिटिशियन, मीडिया उसको उछालता है और आम लोग उसमें बहस करते हैं और एक दूसरे को विलेन ठहराते हैं नेताओं में से, और बाकी पॉलिटिशियन जानते हैं कि एक ड्रामा है ओनली। जैसे ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट वाला संविधान में एक क्लॉज आ गया, वो आ गया, सेक्शन आ गया कि ऑफिस ऑफ 102, आर्टिकल 102 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विधायक है और सांसद है तो किसी पद पे बैठा हो तो एक साथ वो 2 लाभ के पद पे नहीं रह सकता। ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट मतलब लाभ के पद पे जिससे आपको फायदा होता हो, जिससे वेतन मिलता हो, गाड़ी मिलती हो, बंगला मिलता हो, मकान मिलता हो, रहने का लाभ मिलता हो, किसी भी प्रकार का लाभ मिलता हो आपको। ऐसे 2 पद नहीं होने चाहिए, जैसे कि बीसीसीआई का प्रेसिडेंट होना और साथ में सांसद भी होना,
तो दो जगह लाभ, यानी बीसीसीआई के ऑफिस में जब जाते हो तो वहां से भी आपको लाभ मिलता है, वेतन भी मिलता है, गाड़ी भी मिलती है, सुविधाएं भी लेते हो, फिर इधर सांसद वाली भी लेते हो। फिर अपने आप में ये हो जाता है कि नहीं मंत्री को नहीं माना जाए, नहीं तो फिर बोला मंत्री के तौर पे लेते हो, फिर एक सांसद के तौर पे लेते हो, तो सांसद तो होना ही पड़ेगा ना मंत्री बनने के लिए, विधायक बनने, यहाँ पे विधायक होना पड़ेगा स्टेट में, वहां पर सांसद होना पड़ेगा। तो ये तो स्वाभाविक तौर पे एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस वाले में बहुत ड्रामा हुआ, 102 में बहुत ड्रामा हुआ। और एक ड्रामा हुआ एनडीए के टाइम पे, जब जॉर्ज फर्नांडिस जो थे वो एनडीए के चेयरमैन थे। तो एनडीए के चेयरमैन थे, यही वाला एनडीए जो नरेंद्र मोदी सरकार है अभी, ये एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी के समय बना था और उसमें कुछ काफी पार्टियों का अलायंस था। कहते हैं उस समय 22 पार्टियां थी, 22 पार्टियों ने मिलकर के सरकार बनाई थी, काफी पार्टियों ने सहयोग किया था सरकार बनाने में। उसको एनडीए बनाया गया और उसका जो कन्वेनर बनाया गया, वो संयोजक बनाया गया, वो किसको बना दिया, चेयरमैन जॉर्ज फर्नांडिस। तो लोगों ने कहा आप एनडीए के चेयरमैन भी हो और आप मंत्री भी हो, रक्षा मंत्री भी हो और फिर सांसद तो हो ही, तो ये तो तीन तरह के फायदे उठा रहे हो। चलो मंत्री और सांसद वाला तो ठीक है, लेकिन ये एनडीए का। तो क्या किया, संसद में बीजेपी की गवर्नमेंट थी एनडीए की, तो उन्होंने संसद में एक विधेयक ले आए और कहा कि ये जो एनडीए का पद हुआ करेगा, ये ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट की डेफिनेशन में उसमें नहीं आएगा, ये अंडरस्टूड माना जाएगा। ये कर दिया। तो जिसकी बहुमत वाली सरकार है वो उसको क्या करता है कि अंडरस्टूड करवा देता है, वो बोलता नहीं इसको आप नहीं मानेंगे उसमें, बस इतनी सी बात है। तो पिछले 50-70 सालों में ऐसे कम से कम 50 तरह की चीजों को जुड़वा दिया उन्होंने, कि जो मुंबई का शरीफ होगा वो ये भी रह सकता है, वो भी रह सकता है, जो यहाँ पर इस पद पे बीसीसीआई का अध्यक्ष है वो इस पे भी रह सकता है, इस पे भी रह सकता है। ऐसे उन्होंने 50 चीजें जुड़वा दी। अब क्या हुआ कि यूपीए बना पहली बार 2005 में, और फिर सोनिया गांधी उसकी चेयरपर्सन बनी। तो लोगों ने कहा कि ये बीजेपी वालों ने मुद्दा उठाया कि 2 पद पे बैठी। तो यहां सोनिया गांधी ने पूरा उसको ड्रामा कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा हम 2 पद पे हैं, ठीक है हम सांसद से इस्तीफा देते। तो पहले वो शायद 8 लाख मतों से कुछ जीती थी, दोबारा जब चुनाव हुए तो 11 लाख मतों से जीती, तो इलेक्शन का खर्चा हुआ और उसको और उल्टा भारी बहुमत मिल गया, पहले से भी ज्यादा बहुमत मिल गया। और जब तक वो चुनाव होता, इस बीच में यूपीए सरकार ने कहा कि जो यूपीए का चेयरपर्सन होगा उसको ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, उसको अंडरस्टूड ऐसे मानेंगे। अरे तो क्या ड्रामा कर रहे हैं ना, मतलब क्या है ये, मतलब तुम करवाओगे तो सही उसको और उसको अंडरस्टूड मान लोगे, और ये तो सरकार का। इसलिए आपने देखा हो बीच में हुआ कि 25 विधायक ऐसे हैं आम आदमी पार्टी के जो लाभ के पद पे भी हैं, इन सब की मान्यता खत्म हो जाएगी और कई लोग तो जश्न मनाने लगे, अब आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी, 25 विधायक तो इधर हो जाएंगे। बीजेपी के इसमें चांस बन रहे हैं क्योंकि 25 जगहों पे और चुनाव होंगे, और वो थोड़े बहुत और निकालो, कुछ 12-13 और निकालो, कमाल है। फिर उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और हम राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे और संसद को कहेंगे, क्योंकि ये संसद ही इसको तय करती है कि ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट में कौन नहीं रहेंगे। तो हमने इनको जो मोहल्ला क्लिनिक का अध्यक्ष बना रखा है किसी को, वो बोलते नहीं ये जो तुम्हारा विधायक है ये उस जगह मोहल्ला क्लिनिक के और उसके एक अध्यक्ष है, उनको वहां तुमने ऑफिस दे रखा, वहां उसके पास एक गाड़ी भी रहती है, तो ये ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट है। यानी फिर तो विधायक को आप कोई जिम्मेदारी नहीं दे पाओगे। तो फिर उन्होंने कहा, बीजेपी ने कहा बोले नहीं हम तुम्हारे वाले को उसमें अंडरस्टूड नहीं करेंगे क्योंकि तुम आम आदमी पार्टी के हो। अभी यहाँ अगर हमारी सरकार होती है उसके पास 2-2 होते तो हम उन सबको उस लिस्ट में डलवा देते, लेकिन ये तुम हो इसलिए हम नहीं करेंगे। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बोले ये इनका खुद का तो करते रहते हैं, मेरा नहीं कर रहे। फिर उन्होंने किया और फिर वो करना पड़ा, और वो सब आज कोई इस्तीफा हुआ ना कुछ हुआ, और वो सब। तो क्या ड्रामा है, मतलब किसके लिए है ये? इसका मतलब जो लैंग्वेज की जो दांव पेच है, लैंग्वेज की उद्देश्य क्या था? लाभ के पद, 2 लाभ के पद पे नहीं रहेंगे, उसका उद्देश्य ये था कि एक आदमी जो है
कि नौकरी भी कर रहा हो साथ में। जैसे कोई IAS है तो कलेक्टर भी बना हुआ है और फिर विधायक कर लिए, चुनाव भी लड़ लिया और वो विधायक भी रह लिया, और कलेक्टर के तौर पे भी उसके पास बंगला है और विधायक भी। ये इस टाइप की चीजें ना कर पाए, ऐसा था वो उसका मतलब। लेकिन आप बताते हो ना, जैसे कि ये जो बोर्ड ऑफिस है तो माध्यमिक शिक्षा मंडल है, तो सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड जो हमारा है, इसका अध्यक्ष कई बार उसको बना देते हैं किसी विधायक को, तो उसको फिर आप कहोगे कि इसका तो गेस्ट हाउस भी उसके हाथ में होता है, माध्यमिक शिक्षा मंडल का गेस्ट हाउस, और ये तो मीटिंग में भी आता है, तो बोर्ड ऑफिस वाले इसके लिए गाड़ी भेजते हैं, और बोर्ड ऑफिस में जब ये आता है तो इसका एक ऑफिस होता है अध्यक्ष का, चेयरमैन का, उसमें बैठा रहता है। हो सकता है बोर्ड ऑफिस की कोई कॉलोनी हो जहां इसके कर्मचारी हो, तो वहां एक मकान उसके लिए हो कि इसमें अध्यक्ष रह सकते हैं। तो फिर ऐसा आदमी तो विधायक हो ही नहीं सकता कभी, लेकिन वो तो रखते हैं, और फिर उसको उसमें एक्सक्लूड करवा लेते हैं। किसमें? उसमें इंक्लूड करा लेते हैं लिस्ट में कि ये नहीं माना। तो आपको नहीं लगता ये ड्रामा है? मतलब मीडिया में आता है, विरोध होता है, जनता बहुत उत्साहित होती है कि अब ये जाएगा, फिर वो जाता नहीं है, बोले नहीं ये बना रहेगा, और सभी के साथ ऐसा होता है। तो ये क्या है? ये मैं इसलिए बता रहा था, ये है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। और सोनिया गांधी वो फिर से चुनाव लड़के फिर वो बन गई, और त्याग की मूर्ति भी बन गई, और भारी भरकम। तो ये बेवकूफी किसकी थी? उसका विरोध नहीं कर। जब तुम कर सकते हो कि एनडीए का चेयरमैन ये इसमें आएगा, तो वो भी तो कर लेंगे ना। तो जिसने भी विरोध किया वो मूर्ख है ना। क्यों ऐसा नाटक करते हो, चुनाव का खर्चा करवाते हो? वो तो बहुत आसान है, जो रूलिंग पार्टी वो कर लेगी, 2 मिनट में कर लेगी। ये क्या ड्रामा है? इसका मतलब मैसेज नहीं समझ पाए आप। मैसेज को समझो। मैसेज क्या था? 2 लाभ के पद पे नहीं रहने देना। ठीक है? जैसे किसी के पास 5,000 करोड़ की संपत्ति है, और किसी को एक जगह से 1.5 लाख सैलरी मिल रही है और दूसरी जगह से 1 लाख सैलरी मिल रही है, उसके खिलाफ आप कोर्ट में जाओ, इतना नाटक करो। अरे वो कोई 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लेने के लिए थोड़ी कर रहा है। 5,000 करोड़ उसके पास ऑलरेडी है, 1.5 लाख एक जगह से सैलरी आ रही है, अब एक जगह से और उसको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। आपको लगता है वो उसके लिए जो है वो कर रहा है उस चीज को? तो ये बेवकूफ वाली हरकत है। ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए, विपक्ष को भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, ना कांग्रेस को करना चाहिए, ना बीजेपी को, ना आम आदमी पार्टी को। इसका मतलब है उन्हें जानकारी नहीं है कि ये कितना। और मीडिया के हमारे वो कम पढ़े लिखे सब एंकर और वो सब शुरू हो जाते हैं, रात दिन 3-4 दिन तक ये चलाते हैं। जनता में बड़ा उबाल आ जाता है कि ऐसा हो गया, वो पकड़ा गया। 2 जगह है वो, 2 जगह। अरे भैया ऐसे 2 जगह नहीं, 3 जगह 4 जगह बीजेपी में 5,000 लोग होंगे, जो 5-5 जगह भी हो सकते हैं। 2 जगह की बात नहीं, 5 जगह भी हो सकते हैं। पर आपको ये सब चीजें टर्मिनोलॉजी समझाया कौन? तो इसलिए आपको ये जो आर्टिकल वगैरह है, जो स्ट्रक्चरल वाला है, उस पे उतना फोकस तो करना है, जानकारी तो रखना है, लेकिन उसकी आलोचना तो इस टाइप की जानकारी रखना है। नहीं तो फिर आप भी उसी भीड़ का एक हिस्सा होगे जो उत्साहित हो रही है, अनावश्यक रूप से उत्साहित हो रही है। तो उदाहरण से समझ में आया ये। तो आज मैं दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन में से ऐसी चीजें आपको बताना चाह रहा था, उसमें खास करके वो जो डॉक्ट्रिन निकल करके आया, तो उसमें केवल उद्देश्य ये नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो केशवानंद भारती से आया। दरअसल ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की चीजें हैं, और वो चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, इंडिया को इंडिया बनाती है, भारत को भारत बनाती है। वो सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर है, वो नैतिक चीजें हैं। जैसे समानता की बात है या अखंडता की बात है, सेक्युलरिज्म उसका एक पार्ट है, धर्मनिरपेक्षता, और न्यायपालिका की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। तो इंदिरा गांधी ने तो वही हटा दिया था कि आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते कुछ सर्टेन कंडीशंस में। कुछ ऐसी परिस्थितियों में जब हम संविधान संशोधन करेंगे तो आप जुडिशियल रिव्यू तक नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट झांक तक नहीं सकता उधर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कौन सा मुद्दा आ गया? बोले कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम ना देख सकते हो, हम तो हर चीज का रिव्यू कर सकते हैं। आया था ना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो ये है संविधान।
संविधान को ही बदलने की कोशिश कर दी जाए, उसमें कोई इतना संशोधन कर दे, उसमें कोई ऐसा परिवर्तन करने की कोशिश कर दे कि उसकी मूल आत्मा ही टूट जाए, उसको कहते हैं ये बेसिक। कोर्ट कह देता है ये बेसिक स्ट्रक्चर है भैया, इससे छेड़छाड़ मत करो, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये तो रहेगा। ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे लिखे, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मूलभूत संरचना क्या है संविधान की, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का की मूलभूत संरचना क्या है, यह कैसे उत्पन्न हुई, हाउ टू ओरिजिन, एंड इंपॉर्टेंस लिखें, महत्व भी बताइए इसका, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। यहां से पॉलिटी की तैयारी आपकी शुरू होती है, इस जगह से। आर्टिकल 13 रट लीजिएगा, इसके लिए आर्टिकल 13 रटना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 13 कहता है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकता, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को रिड्यूस करता हो, कम करता हो। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हमला करता हो, उसी के ऊपर फिर वो सारे केसेस, इस वाले आंसर में आपको सारे केसेस लिखना पड़ेंगे, शंकरी प्रसाद वाला, गोलकनाथ वाला, मिनरवा मिल तक सारे केसेस लिखना पड़ेगा, और प्रेजेंट स्टेटस लिखना पड़ेगा कि हाँ परिवर्तन तो संसद कर सकती है, किसी में भी परिवर्तन कर सकती है, कहीं पे भी संशोधन कर सकती है, संसद को पूरा अधिकार है कि वो संशोधन करे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कुछ चीजें जो हैं वो बड़ी बेसिक हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन बनाती हैं, अगर वहां छेड़छाड़ हो गई तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने मूल स्वरूप में नहीं रह पाएगा। आ गया? तो ये मैसेज है, कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षण होता है इससे, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई डैमेज ना कर सके, खास करके उसकी मूल भावना को डैमेज न। अब ये मूल भावना क्या है, तो इसकी व्याख्या करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को दिया कि मूल भावना का ख्याल रखना आपका काम। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज्यादा फेथफुल और बहुत अलग प्रकार की डिवाइन एजेंसी है। हालांकि उस डिविनिटी को अभी चोट पहुंची है कुछ पिछले दिनों, पिछले 4-5 सालों में आप लोग देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने चरित्र को खोया है, प्रकृति बदली है उसकी। ऐसी प्रकृति सुप्रीम कोर्ट की बदली थी इंदिरा गांधी के समय में। संजय गांधी ने, इंदिरा गांधी ने दबाव बना करके जजेस के जो अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें फेरबदल किया था और कुछ लोगों को सुपरसीड किया था। आप पढ़ोगे, देखोगे प्रधानमंत्री सीरियल, तो उसमें वो पूरा उन्होंने उल्लेख किया है उसका। अच्छा है प्रधानमंत्री सीरियल, एबीपी न्यूज वाला, पुराना वाला देखना, नया वाला तो उन्होंने फिर उसका भगवाकरण कर दिया उसको पीट पाट के किया, पता नहीं क्या, उसके भी कोई सीबीआई पीछे लगाई, क्या किया, वही आदमी आकर के फिर से दूसरा पेश कर दिया। उसने पहले किया था, उसने सही किया था, वो निष्पक्ष था। इंदिरा गांधी के समय, संजय गांधी के समय में यही ट्रेंड था कि अगर कोई गड़बड़ करे तो उसके पीछे ये ऐसी संस्थाएं लगाओ, ये करो वो करो, लेकिन काफी साल तक ऐसा फिर बाद में देखने को नहीं मिला। उससे पहले भी नहीं था, नेहरू के समय में भी नहीं था, केवल इंदिरा गांधी के समय, और वो भी इंदिरा गांधी के समय भी संजय गांधी की वजह से था, क्योंकि वो बड़े अलग प्रकार के राजनेता थे, आक्रामक थे, एग्रेसिव मूड वाला था और वो अपने मन की करता था और नैतिकता से थोड़ा दूर दूर तक उसका वास्ता नहीं था, वो थोड़ा सा अलग प्रकार का राजनेता था। तो उसने बहुत डैमेज किया डेमोक्रेसी को और कॉन्स्टिट्यूशन कोई पूरा तोड़फोड़ करने की कोशिश कर दी थी, और सुप्रीम कोर्ट के साथ भी खेल गया वो आदमी। तो अब वो खेल गया तो पर्दे के पीछे खेला हो चाहे, लेकिन सामने तो इंदिरा गांधी थी, उनकी माँ थी, तो सारा ब्लेम तो उन्हीं के ऊपर आएगा। और इंदिरा गांधी को भी इतना अबोध नहीं होना था, बोल्ड लेडी का आयरन लेडी कही जाती हैं, पर वो पुत्र मोह में कर गई या क्या। तो कई लोग तो यहाँ तक आरोप लगाते हैं कि इंदिरा गांधी इतनी परेशान हो गई कि अपने बेटे को एक्सीडेंट में मरवा दिया, यहाँ तक आरोप लगाते हैं, पर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ये मतलब लोगों के मन में है, शंका है, क्योंकि वो परेशान थी, क्योंकि वो अपने मन की करता था।
चाहे वो नसबंदी वाला हो, तो खास करके आरएसएस के लोगों को सबको पकड़ पकड़ के सबका नसबंदी कर दिया था उस समय। तो बोले इनके बच्चे बहुत होते हैं, हिंदू हिंदू बहुत करते रहते हैं ये, तो उससे बहुत परेशान है। तो ये इन लोगों को अगर हम कोई समझाना भी चाहें कांग्रेस के पक्ष में थोड़ा सा भी कि नहीं नहीं कांग्रेस इतनी बुरी पार्टी नहीं है, लेकिन यहाँ तो नसबंदी हुई है और पिटाई हुई है, और तो इसलिए जैसे शिवराज सिंह के लिए कहा जाता है कि इन्होंने हबीबगंज थाने में बहुत रातें बिताई और इनकी आवाजें आती थी, पीटते थे इनको। तो अब ये कांग्रेस को कभी अच्छा बोल ही नहीं सकते, तो जिसकी पिटाई होगी वो तो कभी नहीं बोलेगा। और फिर बीजेपी में रहने से सीएम बन रहे हैं, पीएम बन रहे हैं, मोदी खुद एक्टिविस्ट रहे हैं, भागते रहे हैं, तो ये सब गवाह है। ये कभी भी मतलब सपने में भी किसी भी, मुझे लगता है अगले जन्म में भी इनका डीएनए चेंज नहीं, मतलब वो याददाश्त कहीं कहीं रहेगी, है ना। अगला जन्म जो है बहुत सारे लोग मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन ये कभी नहीं भूल सकते इन सब चीजों को। तो बीजेपी में जो कट्टर नेता है, कट्टर, तो हो सकता है कि 10 साल बाद 20 साल बाद ये जब पीटने मार खाने वाली और ये जो जमात है जब बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तब बीजेपी में जो लोग आएंगे वो बड़े समझौतावादी, चोर, भ्रष्ट, और फिर वो थोड़ा सा नाराज हो गए, टिकट नहीं मिला, फिर वो कांग्रेस में घुस जाएंगे। ऐसे भी 10-15 साल बाद आएंगे। तभी तो हमेशा बोलते हैं कि 2050 तक हम ही रहेंगे, क्योंकि अभी तक मार खाने वाले लोग बहुत सारे हैं, पीटने जिन्होंने पिटाई खाई है वो बहुत लोग हैं, लेकिन इन्होंने 75 साल वाला नियम बना दिया तो उसमें बहुत सारे लोग बाहर हो गए, जिन्होंने पिटाई खाई है बहुत लोग बाहर हो गए, क्योंकि अब यंग लोग आने लगे। तो अपने माता पिता ने जिनने कहानियां सुना रही कि बेटा हमको बहुत पीटा था उन्होंने सुनने में, वो फिर बच्चों में भी गुस्सा रहता है। तो बीजेपी का निर्माण उससे हुआ है, पिटाई से। ठीक है, वो संजय गांधी और उन्हीं का लड़का और उन्हीं की पत्नी जो है किसमें है, बीजेपी में। ठीक है, तो वो कांग्रेस के संस्कार 3-4 साल तक तो उसने भयंकर बदला लिया, भयंकर, और वो सब था। तो कई लोग, आप लोग जो इन चीजों को नहीं जानते, उनको पेंशन मिलती है मध्य प्रदेश में, मीसा बंदी बोलते हैं उनको। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, मीसा बंदी। मीसा एक्ट था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा। और उसके पीड़ित मुलायम सिंह भी थे, लालू भी थे। लालू ने तो अपनी बड़ी लड़की का नाम रखा है मीसा, उसी पे रखा, क्योंकि वो जेल में थे और बाहर ये पैदा हुई थी। तो उन्होंने कहा ये एक्ट के दौरान पैदा हुई है, तो ये इसका नाम मीसा है। तो उन्होंने अपनी लड़की का नाम एक्ट के नाम पे रखा हुआ, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। तो बहुत लोग पीड़ित रहे उस समय, ये सब जेल में थे उस समय, लालू, मुलायम और लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये सब लोग, शिवराज सिंह, ये सब यंग थे, स्टूडेंट लीडर थे। मोदी इन सब जो लोग जेल जाने से बच गए थे और इधर उधर दोस्तों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ छुपे हुए थे, मोदी उनके लिए टिफिन ले जाते थे, सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, और वो तो ये सुख दुख के साथी हैं बहुत पुराने। ठीक है, इसलिए उनको इतना इंपॉर्टेंस मिला। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि संविधान की धज्जियां उड़ी थी उस समय में, और एक अब पिछले 4-5 सालों से, 5-6 सालों से, 7 सालों से, जब से मोदी आए हैं, सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल मान्यता है वो साइड में रख दी गई है, और खास करके सुप्रीम कोर्ट को बहुत कमजोर किया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत सारे आर्टिकल छपते हैं द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, और वो ये है कि आप सुनते क्यों नहीं, किसी भी याचिका को सुनते क्यों नहीं। याचिका आती है तो उसको सुन तो लिया करो, आप निर्णय दो, अगेंस्ट दो। देखो ये बहुत आसान होता है, अगेंस्ट देने के लिए लॉजिक देना पड़ेगा ना, रीजनिंग तो बतानी पड़ेगी। रीजनिंग जैसे ही करेंगे आप, प्रॉपर रीजन मिलेगा नहीं, क्योंकि वो लीगल नहीं होगा, इसलिए उसको क्या करते हैं, पेंडिंग कर देते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्टोरल वोट, इलेक्टोरल सॉरी वो वोट नहीं, क्या था, इलेक्टोरल बॉन्ड, सॉरी, इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कंसेप्ट है ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ। फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर होने हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने हैं, तो उसके लिए बीच में एक कंसेप्ट ऐसा आया था कि सरकार चुनाव लड़ने का पैसा दे उम्मीदवारों, और सरकार देगी तो बराबर देगी,
सबको 10-10 लाख रुपए दे दो, 5 उम्मीदवार हैं, 5 उम्मीदवारों को 10-10 लाख रुपए दे दो, तुमको ही नहीं 10 लाख रुपए में चुनाव लड़ना, फिर इलेक्शन हो। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ेगी तो अभी का इलेक्टोरल बॉन्ड समझ लीजिए, जिनने नहीं समझा है वो समझ लीजिए, 2 मिनट में मैं आपको समझा देता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड का कंसेप्ट बड़ा भेदभावपूर्ण है। भेदभावपूर्ण इसलिए है, इलेक्टोरल बॉन्ड मिलता है एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। एसबीआई में जो आदमी इलेक्टोरल बॉन्ड लेने जाएगा उसको केवाईसी तो कराना पड़ेगा, लेकिन उसका नाम गोपनीय रखा जाए, एनोनिमस होगा वो, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। ये कानून है और ये तत्काल बन गया, ये कानून एकदम से बीजेपी ने बना दिया। और एसबीआई जो होगा वो उसको, जैसे किसी आदमी ने, अच्छा उसकी कोई लिमिट नहीं रखी है, अपर लिमिट नहीं है कि 10 करोड़ ही चंदा दे सकता है, कोई 50 लाख तक दे सकता है, 10 लाख दे सकता है, अरबों रुपए में दे सकते हो आप चंदा, 100 करोड़ दे सकते हो, 1000 करोड़ दे सकते हो, 5000 करोड़ चंदा दे सकते हो। अगर किसी ने 5000 करोड़ जमा कराए एसबीआई में तो उसको एक बॉन्ड मिल जाएगा और वो गोपनीय होगा। और इसमें इसकी भी संभावना है कि वो चोरी का पैसा भी हो सकता है, चोरी का पैसा भी हो सकता है, जो जिसमें टैक्स नहीं दिया, हो सकता है आपने कैश में जमा कराया हो, तो व्हाइट में तो कौन देगा, तो फिर उसके यहाँ तो इनकम टैक्स की रेड होनी चाहिए। ऐसे आदमी के पास तो आय का स्रोत पूछा जाना चाहिए कि आखिर तुम ये जो 2000 करोड़ या 1000 करोड़ चंदा दे रहे हो, ये लाए कहां से, ये तुम्हारा कमाया हुआ है क्या, ये करप्शन का पैसा तो नहीं है। तो एक तो डिस्क्लोज ही नहीं होना है तो जांच होनी नहीं है। एसबीआई डिस्क्लोज नहीं करेगा, लेकिन रूलिंग पार्टी को पता लग सकता है, रूलिंग पार्टी पता कर सकती है, यानी वो उसमें लिखा है सरकार को पूछने का अधिकार है, उसमें सरकार को पूछने का अधिकार है और एसबीआई को बताना होगा। किसको? सरकार को। एसबीआई मतलब सरकार ही है, वैसे भी सरकारी बैंक है। तो जो रूलिंग पार्टी होगी उसको पता रहेगा। अब इसका मिसयूज क्या होता है कि अगर किसी ने कांग्रेस को 100 करोड़ रुपया दिया तो सरकार को पता चल जाएगा कि कांग्रेस को 100 करोड़ दे रहे हैं, तो वो बोलेंगे, उनको तो सब एड्रेस केवाईसी सब पता चल जाएगा ना। वो तो एसबीआई से कहेंगे भाई इसका केवाईसी निकालो, बताओ इसका एड्रेस क्या है, तो उसके यहाँ तो पहुंच जाएगी उनकी एजेंसियां को। जब तुम 100 करोड़ कांग्रेस को दे सकते हो, इसके मतलब काफी कुछ होगा तुम्हारे पास, हर कोई तो दे नहीं पाता। तो उसको, या फिर उसके खिलाफ किसी भी प्रकार के मुकदमे, उसका घेराव हो जाए, कुल मिला के उसकी एनसर्कलिंग हो जाएगी, उसको घेर लिया जाएगा। तो पिछले 5-6 सालों में इस देश का 93% चंदा जो चुनाव का गया है वो केवल बीजेपी को गया, बाकी 7% में देश की सारी पार्टियां। ये डेटा है। ये तो बहुत खतरनाक काम है, जब पैसा ही नहीं होगा तो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो डेमोक्रेसी तो खत्म हो गई, डेमोक्रेसी खत्म हो गई, क्योंकि जिस डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हो उसमें तो बराबरी से लड़ाई लड़ो ना, फिर तो सबके पास पैसा भी तो बराबरी से होना चाहिए। तो ये तो बेईमानी हो गई। तो अब इस बेईमानी के खिलाफ लोगों ने आवेदन लगाया, याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि ये क्या तरीका हुआ, रूलिंग पार्टी तो सब पता कर लेगी। अच्छा, उनको ये भी पता है कि किस किस ने हमको चंदा नहीं दिया है, तो उसको घेरना है, क्योंकि शिकायतें तो सब सरकार के पास आती है। लोग लिखते हैं इसके पास बहुत आय से ज्यादा, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ आरटीआई लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, तो चंदा लेना तो उनके लिए बहुत आसान हो गया, ब्लैकमेल करना सरकार के लिए बहुत आसान हो गया, बड़े बड़े लोगों को तो बुलिंग करना, मतलब वो आप तो धमकी दोगे ना सीधा, नहीं तो एजेंसी भेजते हैं, नहीं तो एजेंसी भेजते हैं। और आपने देखा हो भी रहा है, विरोधियों के लिए होता भी है। तो ये जो तरीका था, इस तरीके के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी, उन्होंने उसको पेंडिंग कर दी, पटक दी। 3 साल हो गए। तो बहुत सारे एक्टिविस्ट ये बोल रहे हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट ये बताओ कि ये इस पे सुनवाई करो ना, ये पेंडिंग क्यों रखे हुए हो। अब जिस दिन सुनवाई करेंगे उस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड वाला स्क्रैप करना पड़ेगा, स्ट्रक डाउन हो जाएगा ना, तो खत्म वो कानून और इलेक्टोरल बॉन्ड बंद, इनवैलिड हो जाएंगे। फिर आप वो वाला चंदा उस तरह से नहीं ले पा। वो बोलते थे पहले करप्शन होता था,
अब करप्शन नहीं होता, पहले करप्शन होता था, अब करप्शन नहीं होता। अब व्हाइट मनी आता है, देखा जाए तो काला धन नहीं आता। एक तो काला धन चुनावों से बाहर कर दिया गया है, और आदमी बैंक में जाके इलेक्टोरल बॉन्ड ले रहा है, और क्या चाहिए आपको? सरकारी एजेंसी से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है, खुलेआम खरीद रहा है। अरे तो नाम बता दो ना उनके। तो एक काम करो, एक आरटीआई लगा देते हैं कि बीजेपी को किन किन लोगों ने चंदा दिया पिछले 6 सालों में, जो 93% पैसा आपके पास आया, उनके नाम जनता को बता दो। वो इसमें लागू नहीं होता, आरटीआई लागू नहीं होता। तो फिर सुप्रीम कोर्ट सुन ले कि इसको जारी रखना है अभी 8-10 साल 15 साल, वो 2050 जो बोल रहे हैं अमित शाह, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये सब अनवरत चलता रहेगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट बोल रहे कि हाँ ये चलेगा, तो वो तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट चला जाएगा, संविधान की आत्मा के खिलाफ चला जाएगा, क्योंकि हमने डेमोक्रेसी अख्तियार की है। तो फिर हम भी डिक्टेटरशिप अख्तियार कर लें या इसी टाइप की दादागिरी अख्तियार कर लें? कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दो ना कि एक प्रजातांत्रिक गणराज्य नहीं होगा। इसीलिए भारत को दुनिया भर की जो एजेंसियां डेमोक्रेसी में बहुत नीचे ले जा रही हैं। हो सकता है कि अगली बार जब कभी डेमोक्रेसी की समिट हो या दुनिया में कहीं कुछ हो, और ये सब चीजें इंटरनेशनल मीडिया में, मैं जो बता रहा हूं इंटरनेशनल मीडिया में ये सब चीजें, ये हमको भले आप और हम सबको इसके बारे में उतनी उस तरह से जानकारी ना हो, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में सब लोग जानते हैं। अब जो स्वतंत्र रूप से डेमोक्रेसी को रेटिंग करते हैं, हो सकता है इंडिया की रेटिंग और गिर जाए, और अगली बार जब कभी बाइडेन वगैरह जब ऐसी डेमोक्रेसी के साथ सबमिट करें तो वो बाहर ही कर दें कि इंडिया को डेमोक्रेसी वाले कंट्रीज में बुलाया नहीं जाएगा, हटाओ इनको। बांग्लादेश को क्यों हटाया? क्योंकि वो रशिया को इसलिए हटाया क्योंकि 99% से पुतिन जीतते हैं और बांग्लादेश की शेख हसीना भी 99% से जीतती है, तो उन्होंने हटा ही दिया उसको। बोले इतना थोड़ी होता डेमोक्रेसी में, इतना पॉपुलैरिटी होती नहीं किसी की। जिस दिन भारत में मोदी जी 99% से जीत जाएंगे ना उस दिन भारत को भी बाहर कर देंगे। वो बोले फालतू का नाटक है, इलेक्शन कमीशन कहाँ है? अभी कल परसों इलेक्शन कमीशन, कल परसों नहीं मतलब करीब 15-20 दिन पहले, एक पुराने जो इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं भारत के, उन्होंने आयुक्त रहे हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखा कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन के जो आयुक्त हैं और उनके जो 2 कमिश्नर हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको पीएमओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सम्मन दिया, हाँ सम्मन दिया और उनको बुलाया और वो चले भी गए। तो ऐसा कौन सा दबाव है? इलेक्शन कमीशन जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट की तरह है, क्योंकि वो उसको सम्मन नहीं दिया जा सकता, और वो 30 बता रहे थे 23 नंबर पे आते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जबकि इसका 6th या 7th रैंकिंग है प्रेफरेंस में उसमें। तो निचले रैंक वाला आदमी एक तरह से वरीयता में जो इतना नीचे है, वो एकदम ऊपर वाले को सम्मान कैसे दे सकता है? और दूसरा, पीएमओ में जब आप बुला लोगे और बंद कमरे में अगर प्रधानमंत्री के साथ बैठक करवा दोगे इलेक्शन कमिश्नर की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो फिर तो ये चीज जनता में आनी चाहिए कि इन्होंने क्या बात की। तो बोले नहीं है तो गोपनीय बेटा के, तो ये सब तो पहले कभी हुआ ही नहीं है। तो फिर देखो, जब तक डेमोक्रेसी और प्रधानमंत्री की जो मान्यता है ये तभी तक है जब लोगों को तक ये विश्वास है कि एक इलेक्शन कमीशन है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो कराता है, तभी तक है। जिस दिन ये मान्यता समाप्त हो जाएगी उस दिन वो उस तरह से मानना बंद कर देंगे। देखो, यूं तो दुनिया में सुल्तान भी हैं, अभी भी बादशाह भी हैं, अभी भी हैं। कई देश हैं जहां इलेक्शन नहीं होते, और ऐसा नहीं कि उनसे अमेरिका संबंध नहीं रखता, अमेरिका व्यापार भी करता है उनसे। अमेरिका कई ऐसे देशों का दोस्त भी है, अमेरिका की दोस्ती भी है ऐसे देशों से जहां कभी इलेक्शन नहीं होते, और जहां महिलाएं कार नहीं चला सकती, जहां सब लोग बहुत सारे तरह के रेस्ट्रिक्शंस में रहते हैं, जहां डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसे देश भी दुनिया में हैं, और उनकी अमेरिका से भी दोस्ती है, और अमेरिका उनके साथ व्यापार भी करता है। बात ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी तो देश नहीं रहेगा, हम सब रहेंगे, देश भी रहेगा और सब कुछ रहेगा। लेकिन बात यह है कि जो मूलभूत सिद्धांत है कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा, सुप्रीम कोर्ट वो नहीं रहेगा जो दिखेगा। आज जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत सारी चीजों को, मुद्दों को उठाता नहीं है, हाथ लगाने से डरता है, उठाता नहीं है। लोग बोल रहे हैं, एक्टिविस्ट बोल रहे हैं कि आप एक काम करो कि आप उसको हाथ लगाओ, उसको पढ़ो और उसके बाद उसको रिजेक्ट कर दो कि तुम जो ये मांग कर रहे हो ये बेकार है, ये संविधान के हिसाब से ठीक नहीं है, चलो ये कर लो तुम। पर वो हाथ ही नहीं लगाता,
उसको मालूम है कि अगर मैंने हाथ लगाया तो फैसला देना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा नहीं पाऊंगा। फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर, आ गया समझ में? वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट, इसलिए आज आपको बात समझ में आई होगी। बहुत गंभीर चीज है। देश जिस गति से जिस दिशा में जा रहा है ऐसा कभी वो गया नहीं था। पटरी से उतरा था, मैंने बताया इंदिरा गांधी के समय पटरी से उतरा था, पर लौट क्या है 1980 में, फिर लौट क्या है। और इंदिरा गांधी को अपना चुनाव भी खोना पड़ा, निर्वासन झेलना पड़ा, बदनामी हुई। आज भी लोग उसको कहते हैं कि इंदिरा गांधी ठीक है, उसने बहुत सारे काम किए होंगे, गरीबों के काम भी किए होंगे, जो भी किया होगा, लेकिन उसकी जिंदगी में एक काला अध्याय है, एक ब्लैक चैप्टर माना जाता है। कौन सा? इमरजेंसी वाला। उसको गलत तरीके से याद किया जाता है इंदिरा गांधी को उस समय के लिए। तो क्या ये जब कभी आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, ये जो 2014 से लेके 21-22 या मोदी जब तक रहते हैं और जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने मूलभूत नेचर में नहीं आता, तब तक के समय को उस काले अध्याय की तरह याद किया जाएगा, या यूं कहेंगे कि इस समय संविधान ने काम करना बंद कर। अब आप बोले नहीं, इलेक्शन हो गया ना, इलेक्शन में जो जीतेगा वो बनेगा। अरे 93% जो है अगर चंदा आपने ले लिया सामने वाले के लिए कुछ छोड़ा नहीं, 7% में देश की सारी पार्टियां जिंदा रहेंगी, सारी पार्टियां। और थोड़ा बहुत उत्तर वाला और ऐसा कोई मदद करने के लिए थोड़ा कहीं पनप रहा है तो आप उसको वो पहले ही घेर लेते। उत्तर प्रदेश चुनाव है, पहले वो ममता बनर्जी के वो कौन था, भांजा था, क्या था, भतीजा, हाँ, वो जो भी था उसका रिश्तेदार, उसको घेर लिया था वो लड़के को। इधर यहाँ आपने देखा था एमपी में चुनाव था तो कमलनाथ के यहाँ इसमें कौन से बिल्डिंग में छापा मारा, मैं भूल जाता हूँ बिल्डिंग बार बार, हाँ, प्लेटिनम प्लाजा में, उसमें छापा मार के। ये क्या है? पेगासस। एक और इंपॉर्टेंट चीज है पेगासस। अब इससे पता कैसे चलता है? पता ये चलता है कि रणनीतिकार कौन है। ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है कि कमलनाथ के लिए पैसा कौन बांटेगा, शिवराज सिंह के लिए, ये सब लोग पक्के होते हैं, दारू लाने वाले, टैंकर लाने वाले ये सब फिक्स होते हैं मार्केट में, कहाँ कहाँ कौन कौन कौन। अच्छा, कई बार वो है ना, फोटो सोशल मीडिया पर इसलिए क्लोज होकर के डालते हैं कि हमारी मतलब नंबर बढ़ेंगे सोसाइटी में और पब्लिक में, तो सबको ही पता चल जाता है कौन। अब कुछ नहीं करना है, उन सबके फोन टेप करना है। कमलनाथ किसी को कुछ बोल रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी किसी को बोल रहे हैं, अच्छा वहां इलेक्शन है तो वो कितना दे रहा है, वो 40 दे रहा है, ले लो ना 40 उससे लो। ये तो ये ऐसे अरेंजमेंट तो चुनाव के दिनों में चलते ही हैं और बड़े बड़े नेता करते हैं। अब आप सबका फोन टेप करने लग जाओगे तो फिर तो पुलिस भेजना कितना आसान है। और अभी यहाँ ये कर रहे थे सूर्यवंशी, दिलीप सूर्यवंशी, ये जो रेलवे बना रहे हैं, मेट्रो, ये कर रहे थे कुछ इस टाइप से, कुछ ऐसा कुछ, तो उसको कर दिया टाइट, है ना। तो ये राजनीतिक विरोधी, अपनी पार्टी के राजनीतिक विरोधियों को भी दबाना, दूसरी पार्टी के राजनीतिक विरोधियों को भी दबाना, और उनको पेगासस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बोला अखबारों में जो हम सुन रहे हैं वो बहुत गलत चीज है और पेगासस वाला हमको सुनना पड़ेगा। अब पेगासस तो अपने आप में खतरनाक सॉफ्टवेयर है ना, यानी जिसके फोन में डाल दोगे उसे सब कुछ निकालवा लो, उगलवा लोगे, उससे पुराना भी उगलवा लोगे, व्हाट्सएप चैटिंग, और वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन वगैरह कुछ रहा नहीं, तो क्रिप्टोग्राफी की तो आपने ऐसी तैसी कर दी, खत्म हो गया, तो सब कुछ वो हो गया ओपन, तो सब कुछ निकल आएगा। कई लोग बोलते नहीं व्हाट्सएप कॉल करो, व्हाट्सएप उसमें गोपनीय किसी, उसमें पेगासस सब सुनता है, और वो अमित शाह के पास है, खरीदा है इंडिया ने इजराइल से पेगासस, यूज कर रहे हैं हम लोग पेगासस। और सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका है कि ये क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी, कमेटी ने कहा जिस जिसका फोन हैक हुआ था वो सब हमारे पास आया। तो कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि हमारा फोन हैक हुआ, हमारी बात कोई सुन रहा है। बोले जिस जिसका भी हैक हुआ है वो सब आया और अपने बारे में बताएं कि उनका क्या क्या हैक हुआ और उनका क्या। सबसे पहले तो उसको बताओ, अब कमेटी वाले को साफ साफ है। इंडिया अभी संसद में प्रश्न हुआ, संसद में प्रश्न उठाया कि आप तो ये बताओ कि हमारे खिलाफ यूज किया, उससे नहीं, आपने खरीदा कि नहीं खरीदा ये बताओ। तो संसद बोले नहीं, राष्ट्रीय हित का मतलब क्या बोला, नेशनल इंटरेस्ट नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बोले ये सब फालतू बात है, ये कोई नेशनल सिक्योरिटी नहीं। मतलब इतना तो रमन्ना ठीक ठीक कर रहे हैं, है ना, इतना अभी मूल्य बचे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं न कहीं उनको अंबेडकर की आत्मा आती होगी
रात में या कहीं नहीं, कुछ तो डर लगता है। कानून में कुछ तो पढ़ा है कि बड़ा मजेदार है, करंट अफेयर्स पढ़िए, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार। ठीक है, और आपको लगेगा कि क्या ड्रामा चल रहा है। सेम वही वाला सोनिया गांधी वाला, वो जॉर्ज फर्नांडिस ऐसा कर दिया, सेम खेल चल रहा है। ये इसको वो करता है, ये उसको वो करता है। दरअसल बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे यहाँ जो अभी करंट अफेयर्स में जो कुछ चल रहा है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और मूलभूत मूल्य भी समझ में आ जाएंगे सारे, बेसिक स्ट्रक्चर। तो करिए अच्छे से। चलिए कल बात करेंगे। शांति।